हाँ जी। जय माता जी की सा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। तो अपन ने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा, अपन ने पिछली क्लास में जो बिजोलिया किसान आंदोलन की नींव रखी, उसके प्रथम चरण के बारे में अपन ने पढ़ा कि किस प्रकार किसानों ने अपना नेतृत्व ढूंढा, किस प्रकार किसानों को आंदोलन के प्रति सुपुर्द हुए, उसको पढ़ा अपन ने कि वहाँ क्या चल रहा था, कैसे कैसे अपन ने। तो उसको ही उसी को आज अपन अगली अगली कड़ी में स्टार्ट करते हैं और आज अपन बिजोलिया किसान आंदोलन को खत्म कर देंगे, है ना। बिजोलिया किसान आंदोलन में मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो रिवीजन के तौर पर मैं पहले आपको बता दूं कि बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ने से पहले अपन ने पढ़ा था बिजोलिया कहाँ लोकेटेड है, बिजोलिया की स्थिति क्या है। बिजोलिया ऊपरमाल का एक भाग है, ऊपरमाल पठार के ऊपरमाल जो जागीर थी उसमें एक जागीर है। और इसको प्रथम मतलब मेवाड़ के प्रथम श्रेणी ठिकानों में से ये एक है। 1527 में खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा ने ये अशोक परमार को दे दिया था। और उसके बाद अपन देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ की बारे में पढ़ा अपन ने कि इसके शासक को, सामंत को उमराव कहा जाता है। उमराव जो भी इसके नाम के आगे उमराव लगाया जाता है। और वैसे अपन ने फिर वो भूमियों के बारे में भी पढ़ा था, पर वो प्रशासनिक व्यवस्था में मैं उसका रिवीजन आपको एक बार और करवा दूंगा। अभी फिलहाल अपन बिजोलिया के बारे में रिविज करते हैं। बिजोलिया के बारे में फिर अपन ने आगे पढ़ा, बाद में पढ़ा कि बिजोलिया के बारे में पढ़ लिया, उसमें 79 गांव आते थे, उसको सदर मुकाम भी बोला जाता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले बिजोलिया से सुरक्षा के नाम पर मराठा चौथ और सुरदेशमुखी वसूलते थे। जो राव केशव दास, उमराव केशव दास ने उनको चौथ और सुरदेशमुखी से मुक्त करवाया था। उसके बाद देखा, उसके बाद ऐसे ही कड़ी में अपन देखते हैं उमराव गोविंदास जी आए। गोविंदास जी के समय भी उन्होंने अच्छा शासन किया, उन्होंने अच्छी किसानों से बढ़ती रही उन्होंने। उनके बाद अपन देखते हैं, उनके बाद आए उमराव कृष्ण सिंह जी। 1894 के बाद उमराव कृष्ण सिंह जी आए, उन्होंने किसानों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। उनका एकमात्र दायित्व था कि वो किस प्रकार किसानों से जो है अपने लैंड से अच्छा वो है प्रॉफिट प्राप्त कर लें। उसके बाद अपन देखते हैं तो इसी तरह प्रथम चरण का प्रारंभ होता है। एक दिन गिरधरपुरा नामक गांव में गंगाराम नामक किसान के पिता की मृत्यु होने पर मौसर रखा जाता है। लगभग 1000-1200 किसान, बड़ा आदमी था। सारे किसान एकत्रित होते हैं, सारे किसान हताई करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो निर्धारित करते हैं कि भाई अपन महाराणा फतेह सिंह जी को बताएंगे कि किस प्रकार कृष्ण जी हमारे साथ दमनकारी नीति अपना रहा है, किस प्रकार ये हमें जो है लूटने में लगा हुआ है। किसानों को मतलब किसानों के ऊपर करारोपण और भाव, बहुत सी चीजें उसने, लगभग 84 प्रकार के लाग बाग उस समय लगा रखे थे कृष्ण सिंह जी ने। ये भी मैंने आपको बताया लाग बाग क्या होता है। जो अन्य कृषि कोई कोई कर होते हैं वो सब लाग बाग होते हैं। 84 प्रकार के कर लगा रखे। तो उन्होंने निर्धारित किया कि अपन चलते हैं, अपने दो कोई प्रतिनिधि भेजेंगे और वहां वो जाके बताएंगे। तो उन्होंने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को वहां भेजा। जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल 4-5 महीने तक वहां रहे। उन्होंने महाराणा को बताया कि किस प्रकार कृष्ण सिंह जी हमारे साथ हैं, जो मतभेद कर रहे हैं। तो उसमें उसके बाद महाराणा ने हामिद हुसैन नाम का एक अधिकारी भेजा। हामिद के आने के बाद हामिद ने जांच की, क्या क्या सीन है क्या नहीं है, ये सब देखा। उसके बाद उसने महाराणा को रिपोर्ट दी और वो रिपोर्ट उमराव के खिलाफ थी। लेकिन फिर भी उस समय महाराणा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद कृष्ण सिंह जी को एक पंप मिला कि यार महाराणा को रिपोर्ट दे दी, फिर भी उन्होंने नहीं ध्यान दिया। तो फिर उसने और भी दमनकारी नीति अपनाई। फिर उसने एक टैक्टिक अपनाई, उसने एक स्ट्रेटजी अपनाई, जिसके तहत उसने जो बड़े बड़े किसान है ना उसको अपनी तरफ लिया पैसे देके। फिर अपन देखते हैं 1899 में छपनिया काल पड़ता है। छपनिया काल के दौरान उसने कुछ किसान, जो सेपरेट किसान, बड़े किसान थे, उनको तो धन दिया और अपनी तरफ कर दिया, और बाकी सब किसानों को छोड़ दिया। और उसके बाद उसने जो है ये प्रारंभ किया। और उसके बाद 1903 में उसने चौरी कर नामक का कर लगा दिया। चौरी कर पे उन्होंने, भाई आपकी लड़की की शादी होने पर आपको जो है वो नजराना देना पड़ेगा आपको, 10 रुपए, 12 रुपए, कहीं 5 रुपए बताते हैं, कहीं 13 रुपए बताते हैं। तो ऐसे ऐसे करके उसने चौरी कर लगाया और किसानों ने 2 साल तक अपनी लड़कियों की शादी नहीं की थी। और 1905 में जब किसान उनके पास गए तो उसने कह दिया, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो किसानों ने निर्धारित किया कि अपन ग्वालियर की तरफ चलेंगे, अपने यहाँ खेती नहीं करेंगे। उससे भयभीत होकर कृष्ण सिंह जी उनको रियायतें प्रदान की। चौरी कर को आधा कर दिया गया, भू राजस्व को भी 50% से हटा के 40% कर दिया गया। ये बताता है कि भू राजस्व कम किया जा सकता था। भू राजस्व को किस जमींदार अपने मन माने तरीके से अप्लाई करता था। जो राजा कम बताता था लेकिन वो लेता ज्यादा था। इसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई। इसके बाद आए सामंत पृथ्वी सिंह। कृष्ण सिंह जी जो निसंतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके कोई संतान नहीं था, तो कामा भरतपुर से पृथ्वी सिंह जी को लेके आए थे। और पृथ्वी सिंह जी यहाँ के थे नहीं, तो यहाँ के किसानों के साथ उनकी कोई लगाव था नहीं।
उनका एक ही दायित्व था कि यहाँ से कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तो उन्होंने जम के कर वापस लगाए, सारे पुराने अधिकारियों को हटा दिए, नए अधिकारी लेके आए जो पूरी किसान विरोधी भावनाएं रखते थे। उसके बाद अपन देखते हैं जैसे 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 आगे बढ़ा, उन्होंने एक नया कर भी अप्लाई किया, तलवार बंदाई नाम का कर, जिसमें राजा के जिस समय सामंत आता है उसको तलवार बंदाई देनी पड़ती है, राजा को नजराना, सुरदेशमुखी, मतलब ये अपन ने देखा कि मतलब नजराना, पेशकशी, कहीं कहीं उसको तक वो ऐसे इसके अन्य नाम देखे। उसके बाद अपन देखते हैं इसके विरोध में उमराव से मिलने तीन प्रतिनिधि गए थे, जिनका नाम था फतेहकरण चारण, ब्रह्मदत्त और साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास के साथ एक प्रेमचंद भील और गए थे, जो उस समय वहां गीत लिखते थे, गीत राइट करते थे। ये वहां गए, उमराव ने इनकी सुनने की बजाय इनको दंड दिया। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदत्त को उन्होंने बिजोलिया से बेदखल कर दिया, और साधु सीताराम दास को उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया। वो वहां पे लाइब्रेरी में पुस्तकालय अध्यक्ष थे, ठीक है, वहाँ उमराव के यहाँ। तो ये चीजें घटना घटित हुई। इसके बाद जब पृथ्वी सिंह की भी मौत, मतलब डेथ हुई, पृथ्वी सिंह की डेथ के बाद उनके पुत्र केसरी सिंह वहां सामंत बने। और केसरी सिंह जे जो अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क होने के कारण उनको वहां से, मतलब वो शासन है महाराणा के हाथ में आ गया, और महाराणा ने वहां कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नाम पर नई शासन व्यवस्था लिखी, जिसके नाम पर अमर सिंह राणावत को बनाया गया, जो प्रशासक बनाया गया, अमर सिंह राणावत को प्रशासक बनाया गया, और डूंगर सिंह जी को वहां का नायक बनाया गया, तेज सिंह जी को वहां फौजदार बनाया गया, और हीरा लाल जी को वहां कोतवाल बनाया गया। ऐसी चार व्यवस्थाएं आई। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। फतेहकरण चारण के बाद मैंने देखा ये लिखवाने के बाद वहाँ आवाज चली गई थी, तो मैं उसके बाद अभी आपको वापस लिखवा देता हूँ, क्या क्या चीजें हुई क्या क्या नहीं हुई, एक बार अपन देख लेंगे वापस, ठीक है। उसके बाद अपन, आवाज तो सही आ रही है? मैंने नोटिस किया यार पिछले 4-5 वीडियो में मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ है ना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब आपको एक आवाज एकदम प्रॉपर वे में आएगी, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा मैं एकदम, है ना। तो अब अपन देखते हैं कहाँ से। फतेहकरण चारण तक अगर मैंने लिखवा दिया था, तब तक तो आवाज आ रही थी, फतेहकरण चारण, ब्रह्मचंद, ब्रह्मदत्त, और वहां तक। तो उसके बाद अपन देखते हैं क्या हुआ था। उसके बाद मैं आपको लिखवा देता हूँ। उसके बाद पृथ्वी सिंह जी के बाद मैं सीधा ही लिखता हूँ कैसे केसरी सिंह जी को शासक बनाया गया।
अब क्या हुआ है ना। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के आधार पर शासन को चलाया। और कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स क्या कहता है, राजा मतलब अपने प्रतिनिधि नियुक्त करेगा, जहाँ कोई भी अपने वहां पर संतान नहीं होगी वहां अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगा, है ना। अब कोर्ट ऑफ वर्ड्स के तहत मैं इतना ही लिख रहा हूँ, अब नीचे मैं अधिकारियों के नाम लिख रहा हूँ। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, रेड रेड लाइन है, इनको याद रखना। और इसमें क्या आपको याद रखना है, इसमें ब्लैक से अंडरलाइन कर देता हूँ। जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको तो आपको पूरी याद रखनी है ना। इसके उपरांत केसरी सिंह, केसरी सिंह का नाम याद रखना है और ये याद रखना है। और इसके अल्पवयस्क था ये। अमर सिंह राणावत को तो बनाया गया प्रशासक। अमर सिंह राणावत को प्रशासक बनाया गया। और उसके बाद डूंगर सिंह, इसको बनाया गया नायक। नायक या पटेल की एक पोस्ट होती थी, जो उस समय मतलब करों का निर्धारण करता था उस समय। ये तो प्रशासन संभालता था, ये नायक होता था, कोई भी मामला हो उसको ये देखता था, है ना। डूंगर सिंह को नारायण बनाया गया। तेज सिंह, इसको फौजदार बनाया गया। और लास्ट हीरालाल, इसको कोतवाल बनाया गया। ये अमर सिंह राणावत अंग्रेज समर मतलब ये जो किसानों के समर्थन में थे, इन्होंने कुछ कर की दरें कम भी की थी। जो 1/2 से 1/5 कर दी थी। ठीक है, ये मतलब कुल मिला के ये जो थे अमर सिंह राणावत, ये किसानों के समर्थन में थे, है ना। समर्थन इन द सेंस अत्याचार नहीं करते थे, चीजों को टिट फॉर टैट की तरह लेते थे। और उसके बाद प्रथम चरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से अपन द्वितीय चरण शुरू करेंगे। ये सब आई होप आपने लिख लिया होगा। लिख नहीं लिखा होगा तो मैं एक बार इसको कर देता हूँ, क्या बोलते हैं जो, जूम आउट कर देता हूँ। आप इसकी जो है तस्वीर ले लो, है ना। आपने लिख लिया, तस्वीर ले लेना। अब अपन शुरू करते हैं सेकंड फेज, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के बारे में पहले अपन बात करेंगे आराम से बैठ के, उसके बाद देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कब से कब तक चला ये, 1915 से 1923। अच्छी बात है ना। इसको साथ साथ में ऐसे रिवाइज बोल बोल के रिवाइज किया करो, बहुत अच्छी बात होती है बोल बोल के रिवाइज करना, है ना। उसके बाद अपन अब सेकंड फेज के बारे में अपन जो है वो बातें करते हैं। सेकंड फेज में क्या हुआ। सेकंड फेज में 1915 के आसपास, उस समय आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो 1915 के आसपास दौर आया। दौर आया, उस समय चलते थे बड़े नेतृत्वकर्ता आए, देश को एक बड़े नेतृत्वकर्ता मिले गांधी जी के रूप में, गांधी जी आ गए थे। तो उस समय आंदोलनों का काल था, उस समय संगठनों का काल था, उस समय नेतृत्वकर्ता का काल था। तो साधु सीताराम दास जी उस समय बिजोलिया में थे, और उन्होंने ये निर्धारित किया कि अपन क्या है, नेतृत्वकर्ता लाएंगे। ये सब वो सोच ही रहे थे। तभी
ओरछरी में हरिभाऊ किंकर द्वारा बनाई गई विद्या प्रचारिणी सभा का एक वो सम्मेलन था, वो बिजोलिया किया गया। और वहां पर सभी आए थे, और वहां पर विजय सिंह पथिक भी आए थे। मैं आपको बता देता हूँ फोटो के द्वारा, विजय सिंह पथिक के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, जिनका स्वयं नाम भूप सिंह है, इनका मतलब रियल नेम भूप सिंह है। और उस समय क्या हुआ था, 1914-15 के आसपास रास बिहारी बोस के नेतृत्व में पूरे भारत में क्रांति करने का निर्धारण किया गया। कहाँ का क्रांति? लाहौर से बंगाल। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में यहाँ लाहौर था और यहाँ बंगाल। यहाँ पूरी क्रांति करने का किया, निर्धारित किया कि अपन यहाँ सशस्त्र क्रांति करेंगे पूरी इस लाइन में। इस लाइन में देखो, अपने राजपूताना भी आ जाता है इस लाइन में, दिल्ली भी आ जाता है इस लाइन में, उस समय बिहार, वो सब आ जाते हैं इस समय कुल मिला के। तो उन्होंने ये निर्धारित किया कि इस रेखा में अपन पूरे भारत में सशस्त्र क्रांति करेंगे। उस समय जो विजय सिंह पथिक है, जिनका जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था, उन्होंने उनको अजमेर भेजा गया, उनको यहाँ अजमेर भेजा गया गोपाल सिंह खरवा की हेल्प करने, कि भाई रास बिहारी बोस के नेतृत्व में विजय सिंह पथिक अजमेर आए और उन्होंने गोपाल सिंह खरवा के हेल्प के साथ यहाँ आंदोलन करने की ठानी। और उसके बाद ये योजना इनकी सफल हो नहीं पाई। 24 जनवरी के आसपास इन्होंने निर्धारित किया था कि अपन 24 जनवरी को सशस्त्र क्रांति करेंगे, लेकिन पहले ही अंग्रेजों को पता चल गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब भूप सिंह जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, टोडगंज, अजमेर की टोडगंज जेल में इनको रखा गया। और उसके कुछ समय बाद भूप सिंह जी फरार हो गए वहां से, और उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, विजय सिंह पथिक, दाढ़ी बढ़ा ली, पगड़ी लगा ली, और उसके बाद इसी तरह वो वहां घूमते रहे। तो ऐसे ही कुछ वो घूम रहे थे। हरिभाऊ किंकर ने उस समय विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। देखो ये फैक्ट है ना, कहीं कहीं जगह अपने को मिलता है विजय सिंह पथिक ने विजय प्रचारिणी सभा की स्थापना की, नहीं, ये गलत है ना। आप जब आप ये देखते हो कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हरिभाऊ किंकर ने की है, ठीक है, कहीं दो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें या फिर कहीं भी आपको ट्रस्टली जो है ना, वहां पर आपको मिल जाएगा इसका, आप देखिएगा, ढूंढिएगा। विद्या प्रचारिणी सभा का एक संग वो सम्मेलन था, वो यहाँ किया गया। यहाँ विजय सिंह पथिक ने भाषण दिया, और अच्छा भाषण, एकदम ऐसे कि भाई देवियों और सज्जनों, मित्रों, भाई और बहनों, ऐसे करके उन्होंने संबोधित किया जैसे अपना भाई संबोधित करता है। और क्रेज ही था भाई का। 2018-19 का टाइम देखो, उस समय तो आंदोलन का क्रेज था, गाँव में रेडियो में बजता था चारों तरफ। उसी तरह का क्रेज यहाँ कुछ हुआ, विजय सिंह पथिक ने बोला। और उस समय साधु सीताराम दास और मंगल मंगल जी करके, मंगलाराम करके भी दो व्यक्ति थे, उन्होंने वो वहां बैठे थे, और है ना। और साधु सीताराम दास जी ने विजय सिंह पथिक का भाषण सुना, और उन्होंने निर्धारित किया कि विजय सिंह पथिक साहब को बोलेंगे कि ये आए अपने यहाँ और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करें। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए साधु सीताराम दास और क्या बोलते हैं मोहनलाल मोहनलाल जी ने उनसे बात करवाई विजय सिंह पथिक को। और विजय सिंह पथिक ने कहा ठीक है, अपन बिजोलिया में आ जाएंगे और वहाँ किसान आंदोलन चालू करेंगे। उसके बाद विजय सिंह पथिक को नेतृत्व बनाया गया। और विजय सिंह पथिक बहुत माइंडेड इंसान थे, बहुत ही शातिर और शार्प माइंडेड थे, है ना। तो उनके यहाँ पे था कि अपन क्या करेंगे, कोई भी क्रांति, कोई भी संगठन तभी चलता है जब वो सुव्यवस्थित होता है ना। तो अपन आंदोलन को सुव्यवस्थित करेंगे, और सुव्यवस्थित करने की लाइन में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एक संगठन का निर्माण करेंगे जिसको बोला गया उपरमाल पंच बोर्ड, उपरमाल पंच समिति। ठीक है, उपरमाल पंच समिति की स्थापना की गई, जो उसके अंदर उस समय टोटल कई सारे गांवों के सारे किसान आए गए, उनको बोला गया, बड़े बड़े किसानों से चंदा लिया गया। और जब आप रिव्या देवानी रिव्या देवा जन अपने आप इंटरेस्ट जाग दे, तो उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 के आसपास बेरीसाल नामक की जगह पर, हरियाली अमावस्या को। और उसका अध्यक्ष बनाया गया मन्ना पटेल जी, जो सरपंच थे उस समय। और उन्होंने युवाओं को भी संबोधित किया, और युवाओं के लिए उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। उपरमाल का डंका नामक पर्चा आता था, जिसमें युवाओं को बोला गया ठीक है साहब, सहायता प्रदान कर जो थे आदमी हो, आगे की युवा पीढ़ी ही सब कुछ कर सके, है ना।
तो आपने सहायता प्रदान करनी है। तो ऊपर माल का डंका नामक पर्चा भी प्रचारित किया गया और ऊपर माल सेवा समिति भी बनाई गई जो युवाओं के लिए थी। ठीक है। और उसी के समय माणिकलाल वर्मा भी बिजोलिया के ठिकाने में ही सरकारी नौकरी कर रहे थे। उनसे प्रभावित होकर, माणिकलाल वर्मा से प्रभावित होकर विजय सिंह पथिक ने माणिकलाल वर्मा को भी यहाँ बुला लिया था। और माणिकलाल वर्मा भी आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है माणिकलाल वर्मा, ये है विजय सिंह पथिक। तो इनको भी यहाँ बुला लिया था, है ना। तो उसके बाद उन्होंने एक संगठन बना लिया 1917 में। इनका आने का काम पहला ही था कि एक संगठन बनाओ, उसके बाद अपन इसको जो है आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद इसके बारे में कुछ सोचेंगे क्या करना है। तो संगठन बना लिया गया, सब चीजें हो गई। अब संगठन बनाने के बाद समय आया 1916-17 के आसपास, जब संगठन बना लिया गया तो संगठन का पहला वो काम आया कि अपन जो इतने कर लगा रखे हैं और ये जो अपने से बेगार ले रहे हैं, अपन इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। और ये जो बेगार दे रहे हैं और ये अपन नहीं देंगे। तो किसानों ने बोल दिया कि अब अपन हम बेगार, सब से बेगार क्या होता है कि आपको बिना धन के सेवा करवाई जाए, आपको इसके विरुद्ध वापस कुछ धन नहीं दिया जाए, आपको सिर्फ पैसे ले, बिना पैसे आपको सेवा करवाई जाए, वो होता है बेगार। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको अपन बेगार और कर पर विरोध करेंगे। ये विरोध किया गया और उमराव ने इसको सैनिकों के दम पर खदेड़ने का प्रयास किया। और उमराव ने, नारायण जी पटेल वहां के एक सैनिक थे, सैनिक मतलब सैनिक नहीं, किसान जो नेतृत्व करता थे, नारायण जी पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। जब नारायण जी पटेल को गिरफ्तार किया गया तब किसानों में आक्रोश फैला। नारायण जी पटेल को जब गिरफ्तार किया गया तब माणिकलाल वर्मा ने अपना प्रसिद्ध गीत पंछीड़ा गाया। ठीक है। और उसने मतलब भंवरलाल सर्राफ ने भी उसका विरोध किया, वो भी वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे। और किसानों ने तो स्लोगन तक दे दिया था, या तो उन्हें छोड़ दो या हमें गिरफ्तार कर लो, सीधा स्लोगन। किसानों ने मतलब विरोध प्रदर्शन किए, उन्होंने वहां पर क्या है कि धरना प्रदर्शन किया, ये सारी चीजें की। और उसके बाद देखते हैं नारायण जी पटेल को गिरफ्तार करने के बाद एक आयोग की स्थापना की गई। जब नारायण जी के प्रदर्शन बहुत ज्यादा आगे बढ़ा तब महाराणा ने एक आयोग की स्थापना की, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो 1919 में आयोग का गठन किया गया, जिसमें टोटल 3 सदस्य थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य जी, बिंदुलाल भट्टाचार्य जी जो मांडलगढ़ से थे, मांडलगढ़ में हकीम थे, है ना। जो उसके बाद अमर सिंह राणावत जी और अफजल अली। बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह राणावत और अफजल अली 1919 में उन्होंने आए, वो अप्रैल के आसपास आए और उन्होंने मई जून के आसपास अपनी रिपोर्ट दे दी। और उन्होंने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, है ना। और उन्होंने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी जो महाराव ने अस्वीकार कर दी। तो ये सब सीन चल ही रहा था, सेकंड है ना, ये सब सीन चल ही रहा था जितने में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आने के बाद उसने अपनी रिपोर्ट दी, और उसने अपनी रिपोर्ट दी, महाराणा ने उस रिपोर्ट को पास भी कर दिया, लेकिन उन्होंने वहां रिपोर्ट मानी नहीं। और वो रिपोर्ट जब मानी नहीं गई तब विजय सिंह पथिक ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई, एक नई स्टैटिक्स के रूप में वो काम करने लगे। और यहाँ तक अपन एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे, है ना। एक सेकेंड। हाँ जी, अपन यहाँ तक लिख लेते हैं, उसके बाद अपन और बातें करेंगे और रहता है होगा। तो अपन ने अच्छा हेडिंग लगा रखी थी सेकंड चरण की। यहाँ तक थे अपन, तो यहाँ पर अपन अपन लिखना प्रारंभ करते हैं। बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा के सम्मेलन में साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक, वीएसपी लिखूंगा ना इसको, शॉर्ट में हो जाता है। विजय सिंह पथिक, पहले नाम तो पूरा लिख लेता हूँ, है ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा।
इनके बारे में जो भी है, विजय सिंह पथिक के बारे में जो अपन क्रांतिकारी पढ़ेंगे उस समय मैं आपको और इनके बारे में स्पेशली बता दूंगा। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में, मतलब विजय सिंह पथिक, वीएसपी यहाँ लिख देता हूँ, से भेंट की तथा उन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आग्रह किया। बिजोलिया में किसानों की स्थिति से अवगत कराया। बिजोलिया में किसानों की स्थिति से अवगत कराया और उनका समर्थन प्राप्त किया। 嗯，एक एक चीज इसमें और याद रख लेना कि इसमें जो साधु सीताराम दास जी को समर्थन दिया था ना, वो मोहनलाल जी भी थे, मोहनलाल पांडे। यहाँ कोष्टक में लिख लेना। उन दोनों ने मिलकर बात की थी विजय सिंह पथिक जी से। मोहनलाल जी है ना। अब विजय सिंह पथिक जी ने क्या क्या किया है ना, वो एक सब सीधे लिखते हैं। आते ही उन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। अट- 1917 में हरियाली अमावस्या में बेरी साल में फिर इसका नेतृत्व, इसके अध्यक्ष बनाए गए, इसको अध्यक्ष बनाए गए मन्ना पटेल, जो सरपंच थे उस समय, ऐसे लिख लो है ना। फिर ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा, पर्चा प्रसारित किया। ऊपरमाल ऊपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। उसके बाद अपन देखते हैं को भी कोष्टक में एमएलवी लिख लो। फिर
ठीक है। इस संगठन का पहला कार्य करों में बढ़ोतरी तथा बेगार विरोधी आंदोलन करना था। उन्होंने ये निर्धारित किया कि अपन करों में बढ़ोतरी को रोकेंगे और बेगार का विरोध करेंगे। ठीक है। ये सब निर्धारित करने के बाद इसके विरोध में ना सैनिक कार्रवाई की। नारायण जी पटेल को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। उमराव, अब आपके मन में एक सवाल उमड़ रहा होगा, अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई अमर सिंह राणा और तो किसान समर्थक सोच रखते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मतलब बाद में ये गतिविधियां क्यों घटित हुई। आप जब पृथ्वी सिंह पढ़ते थे तो मैंने आपको बताया था पृथ्वी सिंह जी ने पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारी नियुक्त किए थे, है ना। तो पुराने कर्मचारियों को हटाकर जब नए कर्मचारी नियुक्त किए गए, वो सारी किसान विरोधी भावना रखते थे, उनको सिर्फ और सिर्फ लोभ था, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने थे। तो जो भी चीजें महाराणा या ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स इम्प्लीमेंट करती, उनको ग्राउंड लेवल तक ये पहुंचने ही नहीं देते, है ना। ये जो अधिकारी थे ये उनका विरोध करते थे। और जो उस समय उमराव नए बनाए गए उसके कुछ समय बाद उन्होंने भी उनको साथ में ले लिया, तो ये सब चीजें घटित होने लगी। तो अपन कहा थे नारायण जी पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। दिख नहीं रहा होगा ना ये, है ना। हाँ ये दिख नहीं रहा है। इसमें भी क्या थोड़ी राइटिंग अच्छी आती है यार, फ्रेंडली कम है यार ये चीजें। माणिक्य लाल वर्मा ने पंछीड़ा गाया। गीतों के माध्यम से इसका विरोध किया, है ना। तीसरा वो स्लोगन वाला है ना, जो आप याद ही रख लेना। ये सब किया गया, उसके बाद क्या घटित हुआ, उसके बाद एक जांच आयोग की स्थापना की गई। जो जांच आयोग कौन सा था, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग, है ना। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग की गठित की गई। और इसी समय एक चीज और हुई थी, इसी समय पथिक को गांधी की उपाधि भी दी गई। अब सीधा ही मैं इसके बाद वो जो चीजें हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे किसानों ने विरोध किया, क्या है, सीधा ही आयोग लिख देता हूँ। इससे लिखते हैं ना।
ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको ना। ठीक है, अब इस आयोग में क्या हुआ ये देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले सदस्य कौन कौन थे। एक तो ये तो खुद सही थे ही थे, ये मांडलगढ़ में हकीम थे, ये भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तो खुद थे ही थे, बिंदु लाल भट्टाचार्य बीएलबी, और एक अमर सिंह राणावत, और एक अफजल अली। 1919 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तथा किसानों का समर्थन किया। बट इस रिपोर्ट पर भी ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया। इसने जो जो चीजें बताई, फिर माणिकलाल वर्मा ने एक नई अप्रोच अपनाई। उसके बाद ये अप्रोच अपन देखते हैं क्या थी। तो मैं इसको क्या है, थोड़ा आ जाएगा इतना, तो आप पहले क्या एक काम करें, सिर्फ इतनी इसकी टेस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका ले लो। ठीक है, ले लिया। उसके बाद चेहरे ऊपर चल। इसका और ले लो, है ना। अब क्या हुआ, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आया, और इस स्थिति में ये निर्णय लिया गया विजय सिंह पथिक के द्वारा कि अब इस आंदोलन को अपन बड़ा लेवल पे लेके जाएंगे। अब इस आंदोलन को अपन पैन इंडिया फैलाएंगे, छोटा नहीं रखेंगे। क्योंकि उस समय सीधा पता चल गया था कि भाई अब अपन मेवाड़ के महाराणा से भी आपको मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना। 1919-20 के आसपास वो इसलिए ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उस समय किस गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चालू कर दिया गया था, इसलिए वो भी इतना इस पे ध्यान देते नहीं थे। तो उन्होंने निर्धारित किया, विजय सिंह पथिक ने निर्धारित किया कि अब इस आंदोलन को अपन पैन इंडिया लेके जाएंगे। और उन्होंने थ्री टाइप ऑफ अप्रोच अपनाई। थ्री टाइप ऑफ अप्रोच कैसे अपनाई मैं बताता हूँ आपको। थ्री टाइप ऑफ अप्रोच ऐसे अपनाई उन्होंने, ये किया कि अपन तीन तरीके से इस आंदोलन को अब आगे बढ़ाएंगे। कैसे? तीन तरीके से। थ्री टाइप ऑफ अप्रोच। पहली अप्रोच उस समय के हिसाब से समाचार पत्र। दूसरी अप्रोच थी संगठन बनाओ। और तीसरी अप्रोच थी नेताओं को जोड़ो, इसको पब्लिक लेके आओ, पब्लिकली इसको फैलाओ। ठीक है, इस तीन अप्रोचों पर काम करते हुए विजय सिंह पथिक ने क्या किया, अब मैं आपको इस समय एक बढ़िया तरीके से इसको है ना लिख देता हूँ। पहले पहले अपन इसको लिख लेते हैं। आपको मैं देख रहा हूँ, एक बार आपको लिखो देखो, फिर उसके बाद अपन इस पे बात करते हैं ना। कौन कौन से समाचार पत्रों को इसको, प्रताप, कानपुर,
किसका था ये? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसमें भी गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र में इसको समर्थन दिया गया, इसको भी फैलाया गया। दूसरा, अभ्युदय इलाहाबाद से। तीसरा, भारत मित्र। कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक है। चौथा, मराठी केसरी। ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के अखबार थे ना। तिलक और उसमें केलकर भी साथ में ही थे। वहाँ वो तिलक और केल 1920 के आसपास, 1919 के आसपास, जब तिलक और केलकर से वहाँ माणिकलाल वर्मा जी गए वर्धा में, उनसे मिले, उनसे बात की कि हमको ऐसे समर्थन दो, हमको ऐसे ये सब चीजें चल रही है, वी नीड योर हेल्प। और उनकी हेल्प जरूर की, तिलक ने इसका समर्थन किया और अपने प्रताप, अपने अखबार मराठी और केसरी में इसको छापा भी। ठीक है। उस समय डंका नाम का तो उनका चल ही रहा था, डंका नाम का, ऊपर माल का डंका। डंका, ये नागरची, उस समय नागरची नाम के व्यक्ति और सीताराम दास जी इनके संपादक बन गए थे, नागरची और साधु सीताराम दास, SSRD। ठीक है, ये याद रख लेना, साधु सीताराम दास है, याद क्या ही रखोगे, मैं तो सीताराम दास ही लिख लेता हूँ। ये इसके संपादक थे। डंका यानी कौन सा? ऊपर माल का डंका है ना, इतना तो याद रख लोगे। फिर एक प्रभा व वेंकटेश्वर, ये भी नाम के स्थानीय अखबार थे। इसमें भी इसकी खबर छपवाई। फिर राजस्थान केसरी, विजय सिंह ने खुद का एक अखबार निकाला, विजय सिंह पथिक ने, राजस्थान केसरी। 1919 में वर्धा में ये निकाला गया है ना। उस समय राम नारायण चौधरी इसके संपादक बने। इसके आगे लिख दूं क्या, हो जाएगा क्या? अब इस संगठन को थोड़ा उधर कर लेंगे, क्या है ना। एक बार तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। इसको फंडिंग जमनालाल बजाज ने दी थी, यही लिख लेता हूँ, नीचे उधर जाता हूँ। ये एक और शख्सियत आ गई थी उस समय, रामनारायण चौधरी, जिन्होंने इसको समर्थन प्रदान कर दिया था। रामनारायण चौधरी के बारे में भी अपन पढ़ेंगे, क्या होता है उस समय, आगे क्या सीन होता है क्रांतिकारियों में। राम रामनारायण चौधरी के बाद तो ये अखबार, इसको बंद कर दिया गया 1919 में, जब ये स्थापना हुई इसकी, तो इसको, सॉरी 1920 लिख दीजिएगा यहाँ पे ना। ठीक है, 1920 मैं लिख देता हूँ, ये क्या लिखा है।
ठीक है। 1920 में जब इसकी स्थापना की गई तो इसको बंद कर दिया गया। क्या है कि भाई बड़ा अखबार था, इसको बंद किया, तो उन्होंने वापस एक नया अखबार चलाया, नवीन राजस्थान। यही एक इसी का ही रूप है, नवीन राजस्थान। सेम ही थी इसकी चीजें। नवीन राजस्थान को भी 1921 में बंद कर दिया गया। तो फिर उन्होंने चलाया तरुण राजस्थान। जो 1922 के आसपास निकाला गया था। ठीक है, इस समय आंदोलन पीक पर था अपनी, है ना। इस समय तक गांधी जी ने भी अपना मौलिक समर्थन इसको प्रदान कर दिया था। इस समय आंदोलन इसमें पीक पर था। तो ये अपने देखते हैं कि कैसे कैसे किन किन समाचार पत्रों का साथ दिया गया। जो 1922 में जो ये तरुण तरुण राजस्थान ये चलाया गया, इसमें सारे इकट्ठे आ गए थे। जमनालाल बजाज, जय, तो उसमें है ना जय नारायण व्यास, शोभालाल कुमावत, ये सब इन्होंने साथ मिलके चलाया था। और ये सब अखबारों की स्थिति कौन से, अभ्युदय, भारत मित्र, अभ्युदय, भारत मित्र, केसरी, आप ऊपर से देखते आइएगा, मैं नाम बोलता हूँ, है ना। प्रताप, अभ्युदय, भारत मित्र, मराठी, केसरी, डंका, प्रभा, वेंकटेश्वर। और नीचे आ जाए तो पहले आया राजस्थान केसरी, फिर नवीन राजस्थान, फिर आया तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान में संपादक कौन कौन थे, आप एक बार लिख लीजिएगा। जयनारायण व्यास, शोभाराम कुमावत, रामनारायण चौधरी, तीनों ही ये थे, इसके संपादक थे। तो मैं, ये हो गया इसके अखबारों की स्थिति। अब दूसरी एक अप्रोच अपनाई जो थी, ओ माय, मेरे को लगा सारा मिट गया। दूसरी एक अप्रोच अपनाई जो थी अपन संगठन के बेसिस पर काम करेंगे। अपन क्या करेंगे, वो संगठन का निर्माण करेंगे। अब संगठन के निर्माण में कौन सा संगठन बनाया गया, सबसे पहला संगठन बनाया गया राजस्थान सेवा संघ। की स्थापना 1919 में वर्धा में की गई। 1920 में इसका हेडक्वार्टर अजमेर लेके आ गए। अब इस संगठन को बनाया किसने, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, और उसके बाद केसरी सिंह बारठ भी इसमें आ गए थे। और अर्जुन लाल सेठी भी इनमें जुड़ गए थे। ठीक है, ये सब इन्होंने मिलके एक संगठन बनाया जिसमें ये सब अपने साथ में आए। और इनमें इन्होंने इसका प्रचार शुरू किया, इस संगठन के थ्रू इसका प्रचार शुरू किया। इसके सदस्य कौन होते, इसके सदस्य दो श्रेणी थे। एक तो थे अल्पकालीन सदस्य जो उस समय केवल प्रचार करते थे, और एक तो जो फंडिंग देते थे उनको उनका मतलब लॉन्ग टर्म का सदस्य बना दिया जाता था। ठीक है, तो ये सब करके उन्होंने, ये 27-28 में बंद भी हो गया। इतना याद रख लेना, यहाँ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, पर याद रखना 1927-28 के आसपास ये बंद हो गया था। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ नाम का संगठन आया। इस संगठन ने कांटेक्ट किया राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसका दिल्ली में चांदनी चौक में इसका एक वो मारवाड़ी पुस्तकालय में जिसकी स्थापना की गई। और किस किस ने स्थापना की वो भी मैं आपको मौखिक रूप में बता देता हूँ, यहाँ इतना काम का नहीं है, इसने समर्थन ही किया था। उसकी स्थापना जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा और नारायण देव सरस्वती,
ठीक है, नारायण देव, सरस्वती, इन सब ने मिलकर इनकी स्थापना की। और राजपूताना मध्य भारत सभा का जब राजपूताना मध्य भारत सभा और कांग्रेस के उस समय अधिवेशन स्टार्ट होने लग गए थे, अधिवेशन हो रहे थे चीफ पीक पर, तब तीसरा पैतरा काम आया, जो है नेताओं को इससे जोड़ना या इसको पब्लिकली स्प्रेड करना। ठीक है, पब्लिकली इसको स्प्रेड करना। उसमें इन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने ये किया कि हम देखते हैं कि 1919 के आसपास ये वहां पर क्या बोलते हैं, जो बम्बई गए, बम्बई में उन्होंने गांधी जी, तिलक, केलकर, और उनके साथ उन्होंने क्या है कि भाई मदन मोहन मालवीय, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और उनको समझाया विजय सिंह पथिक ने कि भाई क्या क्या चल रहा है बिजोलिया में, क्या क्या किसानों की हालत है, हमारे पे कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं, आप उसको समर्थन प्रदान करो। 1919 में उन्होंने मदन मोहन मालवीय और गांधी जी ने इसको इग्नोर कर दिया, लेकिन तिलक ने इसको समर्थन प्रदान किया था। ठीक है, उसके बाद 1919 में ही कांग्रेस, उस समय मध्य राजपूताना मध्य भारत सभा की अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भाग लिया और गांधी जी पर तिलक ने यह मुद्दा उठाया। विजय सिंह पथिक ने तिलक से बात की और तिलक ने जब समर्थन प्रदान किया तो उसने ये मुद्दा उठाया, और ये मुद्दा उठाने के बाद गांधी जी के सामने रखा गया, और गांधी जी ने इसने कहा कि भाई अभी देश बड़े मुद्दों से लड़ रहा है, तो हम इधर ध्यान नहीं दे सकते। पर जब ये इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तब 1920 के अगले जो अधिवेशन हुआ, नागपुर का अधिवेशन, जिसमें अपन देखते हैं जब उन्होंने गांधी जी ने उनको समर्थन नहीं दिया, और गांधी जी ने समर्थन नहीं देने के बाद उन्होंने क्या किया, जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था वहां अपनी एक अलग प्रदर्शनी लगा दी। प्रदर्शनी इन द सेंस जहां पर नाटक लगा दिया, नाटक करने लग गए। जो नाटक करने लगे उससे क्या है कि वहां पर गोकुल जी, नंदलाल जी और कालू जी, इन तीन किसानों ने वहां पर नाटक शुरू किया। नाटक इन द सेंस गोकुल जी, कालू जी और नंदलाल जी, इन्होंने वहां पर प्रदर्शनी का आयोजन किया, और प्रदर्शनी के थ्रू बताया कि किसानों पर किस प्रकार अत्याचार किया जा रहा है किसानों। तब गांधी जी ने वहां अलग टेंट लगा लिया था। गांधी जी को सुनने वाले लोग कम हो गए थे, और गांधी जी, ये कम नहीं होना चाहिए, नेता कम नहीं होना चाहिए, नेता के सामने जनता उतनी ही रहनी चाहिए। गांधी जी वहां गए और उनको आशीर्वाद दिया, जाओ खुश रहो बच्चा, हम अपना मौलिक समर्थन आपको देते हैं। तो गांधी जी ने अपना मौखिक समर्थन यानी आशीर्वाद उनको दिया, और ये कहा कि आप ये आगे बढ़ाओ और हम इसमें आपकी सहायता करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब पथिक वापस राजस्थान आए, बिजोलिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पथिक उस समय लाइमलाइट के अंदर आ गए थे, स्पॉटलाइट के अंदर पथिक जी आ गए थे, और पथिक जी का पता भी चल गया था कि भाई ये उस समय क्या सीन है क्या नहीं है। तो ये उस समय ये सीन हुआ और उनको पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और उमा जी का खेड़ा नाम की जगह से पथिक जी ने ये आंदोलन चलाया। उसके बाद गांधी जी को जब ये सब बातें पता चली, तो उन्होंने भवानी दयाल के नेतृत्व में उन्होंने एक बंदा भेजा और कहा वहां जांच करो पथिक जी जो कह के गए हैं वो सही है कि नहीं है। और जब भवानी दयाल के नेतृत्व में यहाँ ये भेजा गया तब महाराणा उस समय फतेह सिंह जी थे, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप को है वो बर्दाश्त नहीं करूंगा, और वो भवानी दयाल को वापस भेज दिया। तब जब भवानी दयाल को वापस भेजा गया, तब गांधी जी ने अपने एक विश्वास पात्र महादेव देसाई को भेजा। वो वहाँ फतेह सिंह जी से मिले, और फतेह सिंह जी से मिलने के बाद उन्होंने उनको समझाया कि यार आयोग बैठाओ, ये लेवल बड़ा हो सकता है, यहाँ विद्रोह ज्यादा हो सकता है, एक बार आप आयोग बैठाओ, क्या चीजें नहीं है क्या नहीं है अपने सामने आएगी। महादेव देसाई के समझाने के बाद फतेह सिंह जी ने इसको मंजूरी दी, और एक नया आयोग बैठाया गया, रमाकांत मालवीय आयोग। ठीक है, और जब रमाकांत मालवीय आयोग बैठाया गया, तो उसके रमाकांत मालवीय आयोग के सदस्य थे रमाकांत मालवीय जी थे उस समय, उनके वहां पर जो रमाकांत मालवीय आयोग है ना, उसमें उसको बैठाया गया और उसको पूछा गया कि भाई किस प्रकार अपन ये जो रमाकांत मालवीय आयोग बताएगा, किसानों को रिपोर्ट देगा कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसमें सदस्य थे तख्त सिंह जी, राज सिंह बदेला।
तख्त सिंह जी और राज सिंह बघेला को इसको सदस्य बनाया गया। रमाकांत मालवीय ने अपने 1920 के आसपास ये आयोग का गठन हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। और जब इसने अपनी रिपोर्ट पेश की तो इसने समर्थन दिया, किसानों का समर्थन दिया और उमराव का विरोध किया, और उमराव ने वो भी चीजें नहीं मानी। रमाकांत मालवीय आयोग की चीजें भी ठुकरा दी गई। फिर है ना मालवीय, जो मतलब ये देख लो, मालवीय ने जब ये सब चीजें ठुकराई, मतलब प्रेस की, और किसानों ने जब इसका विरोध किया कि भाई आपकी आयोग में रिपोर्ट भी आ गई, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो किसानों ने विरोध प्रदर्शन बहुत बड़ा किया। और इस विरोध प्रदर्शन के बाद अंग्रेजों के कान ऊंचे हुए। उस समय उनका पॉलिटिकल एजेंट विल्किंग्स कहता भी है कि ये यार, ये धीरे धीरे जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये बोल्शेविक क्रांति 1917 के आसपास, उस समय रशिया में बोल्शेविक क्रांति चल रही थी, पूंजीवाद का विरोध करते हुए उन्होंने, मतलब अलग विद्रोह वो आ जाता है वर्ड हिस्ट्री में, वो भी पढ़ेंगे अपन, है ना। बोल्शेविक क्रांति बनते जा रही है, जहाँ मतलब लेनिन की सत्ता गिरा दी गई थी, तो ये देख रहे हैं कि वहां पर भी अंग्रेजों की सत्ता गिरा देगी। तो ये इन सब बातों को सीरियसली लेते हुए रॉबर्ट हॉलैंड, जो उस समय एजीजी था, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, जिसमें अध्यक्ष रॉबर्ट हॉलैंड थे, उनके जो सचिव थे वो अगलवी थे, प्रभाष चंद्र चटर्जी थे और बिहारी लाल जी थे, ठीक है। और इस सब की अध्यक्षता में और पॉलिटिकल एजेंट विल्किंग्स था, ये एक आयोग बनाया गया। आयोग बनाया गया और उनको किसानों को निमंत्रण भेजा गया कि आप आओ, बैठ के हमें चीजें बताओ। और उस समय निमंत्रण पर मोतीचंद जी आए थे, राम नारायण चौधरी आए थे, और माणिकलाल वर्मा जी आए थे, और नारायण पटेल, ये चारों, नारायण पटेल वही जिनको गिरफ्तार किया गया है ना, ये चारों आए, इन्होंने बैठा, इन्होंने बात की, और इनकी बात के आधार पर ये रॉबर्ट हॉलैंड ने एक नया निर्णय दिया, जिसमें कहा कि आपकी 35 प्रकार की लाग बाग हटा दी जाएगी, बेगार को बंद कर दिया जाएगा, तलवार बंदाई कर को आधा कर दिया जाएगा। और उस समय जो उस समय पड़त भूमि थी, पड़त भूमि इन द सेंस जो किसानों ने, पड़त भूमि जिस पर खेती बो रखी है ना, जो खेती बो रखी भूमि थी उसको उस समय रोक दी थी, और ये पड़त भूमि आपको वापस दे दी जाएगी, उमराव ने उसको कब्जे में कर लिया था। तो ये सब यहाँ चीज ना यहाँ घटित हुई। किसान भी खुशी खुशी आए, किसानों ने उमराव के यहाँ जाके, ओ साहब साहब देख जो रिपोर्ट आ रही अंग्रेजा की। उमराव ने कहा मैं मानता ही नहीं ये रिपोर्ट। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इसको थोड़ा फोर्सफुली लागू किया, उस समय उमराव भी थोड़े वीक पड़े, तो ये उस समय शांति आ गई। 1923 के आसपास आंदोलन में शांति आई, और ये सब रिपोर्ट जब लागू हुई, उसके बाद द्वितीय चरण आता है, ठीक है। तो ये जब चीजें मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक सेकंड है ना।